गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और हम ये फेब और मार्च से रिलेटेड जो भी वीकली करंट अफेयर्स है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फरवरी के अगर हम बात करें 27 और 28 और उसके अलावा मार्च 1 2 3 4 5 मार्च तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है हमारा जो ये बेसिकली हम जो डिस्कस करते हैं वो किससे रिलेटेड, तो वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस में आपके साथ लाता रहता हूँ। और आज इस वीकली करंट अफेयर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप अगर हम बात करें, आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको मालूम होगा मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एग्जाम्स नीति के नाम से मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है। आप पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी वीकली करंट अफेयर होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं आपको इसमें, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है ये आपके लिए। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन डेज से रिलेटेड, जैसा कि आप देखते हो मैं डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन सबसे पहले डालता हूँ। प्रतिवर्ष विश्व एनजीओ दिवस के रूप में किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम अगर बात करें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी व्हेन इज द वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 27 फरवरी की बात की जाए, 27 फरवरी को प्रतिवर्ष एनजीओ दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, एनजीओ डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें इस विशेष दिन का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है और एनजीओ और निजी सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करता है। एनजीओज की बात करें तो एनजीओज का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एनजीओ कई बार अगर हम बात करें कितने पुअर लोगों की मदद करता है, तो एनजीओ के साथ आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ये उतना ही ज़्यादा आपके देश के स्तर को, स्टैंडर्ड को अप करेगा। और इसी वजह से प्रतिवर्ष एनजीओ दिवस 27 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो है, हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद किस शहर में शुरू किया गया है? यानी अगर हम समझें, इन विच सिटी हैज द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग स्टार्टेड रिसेंटली। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया जाना है। और यह प्रोग्राम जो है, ध्यान रखना, 23 फरवरी को पुणे में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। इसकी सह मेजबानी पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से की गई थी। यह संस्करण एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण है। यह भू अर्थशास्त्र पर विशेष मंत्रालय का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च करता है। इस बार अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडा और नेटवर्क्स जैसे विषयों पे भी चर्चा की गई थी। इस बार इसमें G20 से संबंधित चीज़ों को भी डिस्कस किया था। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है। आप सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा काम, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये करना है, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को शेयर करनी है। तीसरा काम, सबसे पहले आपको लाइक करके ही आगे वीडियोस को देखना है। तो लाइक ज़रूर करना। कोई सजेशन हो तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए किसे नॉमिनेट किया है? रिसेंटली हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो अगर हम लोग बात करें प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक के रूप में अजय पाल सिंह को बनाया गया है। अजय पाल सिंह बंगा को इसमें नॉमिनेट किया गया है। अगर हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य या मुख्य बिंदु जानने की कोशिश करें तो बेसिक सी बात हम यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय पाल सिंह बग्गा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा या नामित किया गया है। बेसिकली इससे पहले ये क्या काम कर रहे थे, तो मास्टर कार्ड में मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी अधिकारी के रूप में ये कार्यरत थे, और अब इन्हीं को प्रमोट करके विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।
अजय पाल सिंह बग्गा की बात की जाए तो ध्यान रखना यह भारतीय अमेरिकी हैं न, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। वे वर्तमान में जनरल अंटार्कटिका में वाइस चेयरमैन के रूप में, जो दुनिया का सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म में से एक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास ने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। मालपास को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा चुना गया था। डोनाल्ड जे ट्रंप द्वारा चुना गया था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम समझने वाले। अगला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करने वाले हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम पे रखा है? हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, यानी कि ध्यान रखना चिंतालाल द्वारकानाथ देशमुख। और अगर हम इस सीडी देशमुख की बात करें तो आपको मालूम भी होगा ये भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे, पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु अगर हम लोग समझें तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सीडी देशमुख का जन्म 14 जनवरी 1896 में हुआ था। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद वे सिविल सर्विसेज में आए और ब्रिटिश राज में 1943 में आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर के रूप में बनाए चुने गए। सीडी देशमुख को 1944 के ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई और 1959 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। सीडी देशमुख जो भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से संपादित की जा चुके हैं। 1943 में अगर हम बात करें ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो बहुत ही बड़ी और मुख्य उपलब्धियां हासिल की हैं सीडी देशमुख जी ने। ये इंग्लैंड से पढ़ के आए। पहले अगर हम लोग बात करें तो आप समझना, पहले हम इंडियंस में इतने इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे कि फॉरेनर्स इन्हें पढ़ने के लिए बाहर बुलाया करते थे और उसके अलावा पैसा भी देते थे। ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें रामानुजन की, मैथमेटिशियन, जैसे हम बात करें पीसी मालानोबिस की, और जैसे अब हम बात करें सीडी देशमुख जी की, ऐसे माननीय और सम्माननीय व्यक्तित्व जिनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, जैसे BR अम्बेडकर जी। हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? विच कंट्री टीम रिसेंटली वॉन द वुमेन्स T20 कप? 2023 का ये टाइटल जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी खूंखार और ऐसी टीम है जिसे हरा पाना इतना आसान नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत यहाँ सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंचा तो था, बट ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 5 रनों से हार दी। मात्र 5 रनों से भारत हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया टीम 2010, 12, 14, 18 और 2020 में चैंपियन बन चुकी है। प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे बेथ मुनी को चुना गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज एस्ले गार्डनर को चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि बेथ मुनी, जो कि गुजरात टाइटंस की, ध्यान रखना गुजरात जायंट्स की कैप्टन है, जो कि अभी फीमेल वुमेन्स IPL चल रहा होगा, जो आप जानते ही हैं। हाल ही में G7 वित्त प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित की गई? In which city was the meeting of G7 finance chief held recently? तो अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये मीटिंग कहाँ पे संबोधित की गई, कहाँ पे बेसिकली इसे आयोजित किया जाना है? तो ये बेंगलुरु में। G7 वित्त प्रमुख, ध्यान रखना G7 वित्त प्रमुख, G7 फाइनेंस चीफ हेल्ड रिसेंटली इन पुणे, बेंगलुरु। G7 वित्त प्रमुख की बैठक 23 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित की गई। G7 प्रमुख के सदस्य देश ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है। G7 का गठन 1975 में हुआ, 1975 में हुआ। आशा है आपको ये वीडियोस, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो इसे शेयर ज़रूर करना अपने सभी
फ्रेंड सर्कल में। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनका काम क्या है, सब्सक्राइब करना इसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद इसे शेयर करना और उसके बाद लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो अगला क्वेश्चन क्या है, बेसिक सी बात, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो कर्नाटका में इन्होंने एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया और उसका नाम क्या रखा है? तो शिवमोगा हवाई अड्डा, शिवमोगा हवाई अड्डा। इसकी खासियत क्या है तो आप समझना, यह कमाल के आकार का यह हवाई अड्डा है। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है और इसकी यात्री क्षमता प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने की भी है। यह हवाई अड्डा 662 एकड़ में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट की मदद से मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी करना और आसान हो जाएगी, काफ़ी इजी हो जाएगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, माननीय हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं, ध्यान रखना, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? Who won the women's single title of nation बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ये चैंपियनशिप अनुपमा उपाध्याय ने अपने नाम की है। पूर्व विश्व जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय बालेवाड़ी स्टेडियम में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अपने नाम करते हुए 18 वर्षीय अनुपमा ने महिला एकल फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया, जिसके साथ ही फाइनल मैच में प्रियांशु राजवत को मात दी और शीर्ष वरीयत प्राप्त करते हुए गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली ने महिला युगल का खिताब भी जीता। साथ के साथ ही आपको इसमें संबंधित जो याद रखना है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, वो पूछेगा क्या, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? आपको नाम मालूम होना चाहिए, अनुपमा उपाध्याय, ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अमेरिका स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा, इसने अपना किसे साइंस चीफ नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ बाय द यूएस स्पेस एजेंसी? तो आप ध्यान रखना, ये निकोलस फॉक्स यानी कि ऑप्शन डी, ये जो निकोलस फॉक्स है, ये नासा ने लंबे समय से सौर वैज्ञानिक राही निकोलस फोकस को एजेंसी के साइंस चीफ के रूप में नियुक्त किया है। वह सूर्य का अध्ययन करने वाले पार्कर सोलर प्रोब मिशन की पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक रह चुकी हैं और फॉक्स नासा के विज्ञान निदेशालय का नेतृत्व करेगी, जो लगभग $7 बिलियन के वार्षिक बजट वाली एक यूनिट है। फॉक्स की बात की जाए, फॉक्स ने स्विस अमेरिकी साइंटिस्ट थॉमस जुबेचिन की जगह ली और 2016 में निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? इन विच सिटी इज द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग्स? तो आप ध्यान रखना, ये मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। G20 समिट जो है वो 1 से 2 मार्च के बीच होगा और ये G20 की सदस्यता लगभग 40 देशों के प्रतिनिधित्व में बहुपक्षीय संगठन भाग लेने वाले हैं। विदेश मंत्री की बैठक में G20 के सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। इस बैठक में यूक्रेन संकट सहित कई प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच जो वो वॉर की स्थिति या वो जो वॉर चल रहा है, इससे रिलेटेड चीज़ों को भी यहाँ डिस्कस किया जाएगा, इसके भी समाधान के ऊपर बात की जाएगी। लगभग यहाँ पर कितने देश, तो 40 देशों के बीच ये बैठक होनी है। 1 से 2 मार्च में भारत के दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होनी है। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में होनी है। ओके, गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो समझने वाले हैं, तो भाई कैसी लग रही है वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है साथ के साथ कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट लाइक करो वीडियो और कमेंट करके बताओ आपका कोई सजेशन हो कि भाई इसको मैं किसी और तरीके से अगर सही कर सकता हूँ तो वो भी ज़रूर बताओ, ताकि
कोई प्रॉब्लम्स ना रह जाए आपकी इस क्लासेस में, ठीक है। किसी भी प्रकार की मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और अच्छी बातें समझ में आए, इसके ऊपर हम खासा ध्यान रख रहे हैं। अब हम बात करने वाले वॉर एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज द स्लिंग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? एक्सरसाइज द स्लिंग 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो अगर हम लोग बात करें भारत और किस कंट्री, किस देश के बीच में ये आयोजित किया गया है, तो हम कह सकते हैं किसके बीच में? उज्बेकिस्तान के बीच में। एक्सरसाइज द स्लिंग 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, और जब 20 फरवरी की बात की जाए से लेके 5 मार्च तक इसे समाप्त होना था। इसका आयोजन अर्ध शहरी इलाकों में किया गया उज्बेकिस्तान के साथ। ये जो हमारा डस्लिन 2023 का एक्सरसाइज था, ये अगर हम बात करें 5 मार्च को क्या हो चुका है? संपन्न हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें इनकी राजधानी की बात की जाए, सोवियत गणराज्य का भाग है और इसकी राजधानी क्या है? तो ताशकंद। ताशकंद इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में होने वाले इस पुरस्कार सम्मेलन में who has been honored with the Player of the Year award by Asia Chess Federation? एशिया चेस फेडरेशन की बात की जाए तो ध्यान रखना है इसे डी मुकेश को। डी मुकेश की बात की जाए, डी मुकेश को। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये 44वें शतरंज ओलंपियाड थे। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ग्रैंड मास्टर डी को पिछले साल बलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। पिछले साल मार्च में मुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क्स तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय बने थे और 2700 के ऊपर की रेटिंग वाले देश में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बने थे। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने एसीएफ वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वाधिक सक्रियता महासंघ का पुरस्कार जीता था। तो अगर हम समझें एशियाई शतरंज महासंघ में इसे किससे चुना गया है प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये डी मुकेश, ठीक है भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ने चयन का अधिकार इनमें से किस कमेटी को सौंप दिया है? The Supreme Court ordered to give the right to select the Chief Election Commission and election commissioners to which of the committees? तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पीएम, लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल, यही लोग मिलकर ये डिसाइड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, यानी इलेक्शन कमेटी या कमिश्नर में किसका चयन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार केंद्र से छीन लिया है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला करते हुए 2 मार्च को सुनाया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि फैसला सुनाते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी दी कि ताकतवर के सामने कमजोर घुटने वाले व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयुक्त की 6 साल से कम अवधि के लिए नियुक्ति का कानून का स्पष्ट उल्लंघन होगा। ये क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले ध्यान रखना, उससे पहले आप सभी से निवेदन है जो मेरे इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। सभी नए स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उन सबको ये वीडियो को शेयर करना होगा। सभी जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, लाइक नहीं किया है आपने, तो लाइक ज़रूर कर लेना। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बन गई है, किसे चुन लिया गया है? तो नागालैंड की पहली महिला विधायक हेकानी जाखलू को चुना गया है। हेकानी जाखलू की बात की जाए, यह बंदा कौन है, ये कौन है? वर्ष 1963 में नागालैंड राज्य बना और 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले तक किसी भी सीट में महिला विधायक नहीं चुनी जा सकी थी। इस बार
ने महिलाओं को चुनाव देकर इस परंपरा को तोड़ दिया। महिला विधायक के तौर पर सबसे पहले हेकाती जाकुल चुनी गई हैं। वह नागालैंड की पहली महिला एमएलए के तौर पर जानी गई हैं। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद सल्हू टानो क्रूस भी चुनाव जीत गई। इसके कुछ समय के बाद दूसरी महिला भी जीत गई, लेकिन पहली महिला पे उन्हीं का ही नाम आएगा। हेकानी जाकुन और सल्हूटानो क्रूस एनडीपीपी यानी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। चुनाव का रिजल्ट 2 मार्च को आयोजित किया गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। ये आज का जो वीकली करंट अफेयर हमारा वो कंप्लीट हो गया है। और अगर हम बात करें तो बाकी नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स को लेकर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ ऐड होंगे।